नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में राजस्थान की विभूतियाँ एवं प्रमुख गौरव, ये पर्यावरण अध्ययन का नया पार्ट है। का जो नया टॉपिक जोड़ा है उसमें से है रीट लेवल फर्स्ट का, जिसके दो पार्ट दो पहली वीडियो में आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, और ये है उसका तीसरा पार्ट। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि है ये यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है @ऑल एजुकेशन प्लेनेट। इस लिंक पर जाकर के आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान जो है वो पृथ्वीराज तृतीय है। इनका शासनकाल है 1178 से 1192। इन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ये चौहान वंश के शासक थे। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में सोमेश्वर देव की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। उनकी माता कर्पूरी देवी उनके राज्य के संरक्षिका बनी। यानी कि जब वो बचपन में सिंहासन पर बैठे तो उनकी माता जो थी, उनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी, वह उस राज्य की संरक्षिका बनी। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया। 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया। उसके बाद उनका चालुक्य और कन्नौज के गहड़वालों से भी संघर्ष हुआ। चालुक्य एवं कन्नौज के गहड़वाल जो शासक थे, उनके साथ भी उनका संघर्ष हुआ। 1186 से 1191 ईस्वी के बीच गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार हराया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार लगभग 21 बार उन्होंने उनको पराजित किया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जो तराइन के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी में इन दोनों के मध्य ही हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। इसके बाद दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी थे उनका नाम जयानक, विद्यापति, वागेश्वर, जनार्दन, चंद्रवरदाई, ये सब पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। और इनका एक जो दरबारी चंद्रवरदाई था, इसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चंद्रवरदाई के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था, दरबारी भी था, कवि भी था। तो ये चीज़ें सब हमने उसमें पिछले जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ी है चंद्रवरदाई के बारे में पूरा। नेक्स्ट है बप्पा रावल। बप्पा रावल का जन्म मेवाड़ के महाराजा गोहिल की मृत्यु के पश्चात 1712 ईस्वी में ईडर में हुआ था। इनके पिता ईडर के शासक महेंद्र द्वितीय थे। मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों में बप्पा रावल का महत्वपूर्ण स्थान है। ये है, आपको तस्वीर दिख रही होगी बप्पा रावल की। इनका बचपन मेवाड़ के एकलिंग जी के पास नागदा गांव में बीता। इनके गुरु जो है वो हरित राशि नामक ऋषि थे। हरित राशि जो ऋषि थे वो पशुपति लकुलिश मत में दीक्षित सन्यासी थे। उन्होंने बप्पा रावल को आर्थिक सहयोग भी दिया था, और उनका नाम रावल भी इन्हीं ने दिया था। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अजमेर, जैसलमेर एवं सिंध राजाओं के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चे का निर्माण करके अरब के खलीफा शक्ति को पराजित किया। बप्पा रावल को काल भोज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। काल भोज द्वितीय। जीवन का अंतिम समय उन्होंने संन्यास अवस्था में बिताया। उनके अंतिम संस्कार एकलिंग जी से 3 किलोमीटर उत्तर की दिशा में किया गया, जहां मंदिर नुमा समाधि स्थल बना हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम महाराणा सांगा की।
रायमल की मृत्यु के बाद सन 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह जो है उन्हीं का ही नाम महाराणा सांगा है। ये महाराणा सांगा के नाम, महाराणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक जो थे वो महाराणा सांगा थे। इन्होंने राजपुताना के सभी शासकों को अपने अधीन किया और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के साथ भी इन्होंने संघर्ष किया। राणा सांगा का गुजरात के बादशाह से 1520 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें सांगा की जीत हुई। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की भी सांगा ने कैद कर लिया था। महाराणा सांगा के जो प्रमुख युद्ध थे उनमें सबसे पहला युद्ध था 1517 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के बीच खातौली का युद्ध। अगर आपको खातौली का युद्ध याद रखना है तो इसको रख सकते हो 1517 में खातौली, यानी कि खातौली का खतरा 1517, जिस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, जिसमें सुल्तान पराजित हुआ, सुल्तान इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। महाराणा सांगा ने सुल्तान को बाड़ी धौलपुर के युद्ध में भी पराजित किया। अब 1517 के बाद 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा घायल हो गए। उसके बाद राणा सांगा ने जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध चंदेरी के मेदनी राय की सहायता के लिए प्रस्थान किया, लेकिन कालपी से थोड़ा दूर निकलने के बाद उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब होने लगा और 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा का देहांत हो गया। महाराणा सांगा अंतिम राजपूत सम्राट थे जिन्होंने अपने नेतृत्व में सभी राजपूत शासकों को विदेशी आक्रमण से सुरक्षित करने और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित किया। महाराणा सांगा के युद्ध के साथ साथ एक शॉर्ट्स वीडियो में डालूंगी जिसमें बाबर के जीवन चक्र के बारे में कौन कौन सा युद्ध बाबर ने किस किस सन में किया, वो एक शॉर्ट्स के रूप में मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट है मालदेव। मालदेव के नेतृत्व में जोधपुर के राठौड़ों ने अपनी शक्ति में वृद्धि की जिससे उनकी सीमाएं दिल्ली के निकट तक जा पहुंची। बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली में अस्थिरता एवं राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में उत्पन्न अस्थिरता के समय मालदेव राजपूत शासकों में शक्तिशाली थे। उसके बाद मालदेव ने शेरशाह और हुमायूं के मध्य संघर्ष का लाभ उठाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने शेरशाह की बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर युद्ध करने के लिए हुमायूं को सहायता दी। शेरशाह ने मालदेव की शक्ति नष्ट करने के लिए 1543 ईस्वी में मालदेव के विरुद्ध सेना भेजी। शेरशाह ने अपना पड़ाव बावरा में, जब मालदेव से युद्ध करने के लिए उसने सेना भेजी उस समय शेरशाह ने अपना पड़ाव जो बावरा में और मालदेव ने गिर्री नामक स्थान पर अपना पड़ाव लगाया। शेरशाह ने मालदेव और उसके मालदेव के सेनापति थे जैता और कोपा, इन के बीच फूट डालने के लिए उन्होंने क्या किया, फूट डालने का प्रयास किया। और उस समय उन्होंने क्या किया, कुछ नोटों के बंडल जहाँ जैता और कोपा के जो कैंप में जो उनका जो रहने की जो जगह बनाई हुई थी जहाँ उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था उसमें उन कुछ नोटों के साथ उसके अंदर रखवा दिए और फिर अपना एक आदमी मालदेव के पास भेजा कि आपके जो जैता और कोपा सेनापति थे उन्होंने रिश्वत ले ली है, और वो शेरशाह के साथ मिल गए। फिर क्या हुआ, मालदेव ने जैता और कोपा के वहाँ तलाशी ली और वहाँ पर वास्तव में नोटों की गड्डी मिल गई। को देखते हुए मालदेव ने विश्वास कर लिया कि वास्तव में जैता और कोपा दोनों ने मेरे साथ दगा किया और वो शेरशाह के साथ मिल गए हैं। तो मालदेव अपने सैनिकों पर अविश्वास करके जोधपुर लौट आए, लेकिन बाद में जैता और कोपा आदि राठौड़ सरदारों ने 5 जून 1544 को सुमेल के युद्ध में अफगानी सेना से भयंकर टक्कर दी। उस समय फिर जैता और कोपा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक को धोने के लिए दुगने साहस के साथ अफगानी सेना के साथ युद्ध किया और शेरशाह
को हराने की कोशिश की। शेरशाह हारने ही वाला था, लेकिन जलाल खां अतिरिक्त सेना लेकर वहां आ गया और शेरशाह की उस समय विजय हुई। लेकिन जैता और कोपा बहादुरी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राजपूतों के अदम्य साहस के आगे शेरशाह को मजबूर होकर कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उस समय ये बात शेरशाह सूरी ने कही थी। तत्कालिक लेखकों ने मालदेव को हिंदू बादशाह की पदवी दी थी। नेक्स्ट है सूत्रधार मंडन। मंडन महाराणा कुंभा के प्रधान सूत्रधार यानी कि वास्तुविद एवं मूर्ति शास्त्री थे। वह वास्तु शास्त्र के प्रकांड पंडित व शास्त्र प्रणेता थे। इन्होंने पूर्व प्रचलित शिल्प शास्त्रीय मान्यताओं का पर्याप्त अध्ययन किया था। इनकी कृतियों में मत्स्य पुराण से लेकर के अपराजिता, प्रच्छा एवं हिमाद्री और गोपाल के संकलनों का प्रभाव था। मंडल गुजरात के सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल से संबंधित थे। इनके पिता का नाम क्षेत्रार्क यानी कि खेता था। इनके प्रमुख ग्रंथों में देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडलम, वस्तुराज वल्लभम, वास्तुशास्त्र, वास्तुमंडल, वास्तुसार, वास्तुमंजरी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे। भारतीय वास्तुशास्त्र में मंडल का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उस अभेद्य दुर्ग मंडल के जो ये अभेद्य दुर्ग है यह मंडल के मार्गदर्शन और योजना के अनुसार ही बना था। यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुशास्त्र जो था, वास्तुकार जो था वो मंडल था। उसके बाद है दुर्गादास राठौड़। स्वामी भक्त वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के यहाँ हुआ था। आसकरण दुनेरा के जागीरदार थे। पिता द्वारा त्याग किए जाने के बाद दुर्गादास और उनकी मां लूणा गांव में रहने लगे। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी प्रतिभा के बल पर स्वामी भक्ति की मिसाल कायम की। 1678 ईस्वी में जमरूद में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी एवं उनकी रानी गर्भवती थी। औरंगजेब मारवाड़ पर अधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप करके इंद्र सिंह को अपना कठपुतली शासक बनाना चाहते थे। ऐसा हुआ करता था उस समय कि जब किसी राज्य के राजा के मृत्यु होने के बाद यदि उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था तो कोशिश की जाती थी मुगल शासकों द्वारा कि उन राजाओं का जो राज्य है वो हड़प लिया जाए और अपने राज्य में शामिल कर लिया जाए। तो इसी मनसा से औरंगजेब ने इंद्र सिंह को वहाँ शासक बनाने की सोची। 19 फरवरी 1679 ईस्वी में महारानी के पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ। इस बीच औरंगजेब ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और इंद्र सिंह को जोधपुर दे दिया। औरंगजेब ने मनसब देने के बहाने अजीत सिंह सहित रानियों को दिल्ली बुला लिया। दुर्गादास ने अपने विश्वस्त राठौड़ सरदारों के बलिदान के बल पर अजीत सिंह को दिल्ली से सुरक्षित जोधपुर पहुंचाया। उसके बाद मारवाड़ मुगल संघर्ष में भी दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने मेवाड़ के सहयोग से औरंगजेब के पुत्र अकबर को बादशाह बनाने के प्रलोभन देकर अपनी ओर कर लिया और अकबर ने मारवाड़ के नाडोल नगर में स्वयं को बादशाह घोषित किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ों का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया, जिसमें दुर्गादास राठौड़ का महत्वपूर्ण योगदान था। वीर दुर्गादास ने अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफमुत्तिस-निसा को अपने पास रखकर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। उसके बाद आती है पन्नाधाय। पन्नाधाय का नाम न केवल राजस्थान अपितु पूर्व भारत में मातृत्व, बलिदान, साहस एवं वात्सल्य के प्रतीक माना जाता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में अस्थिरता आ गई थी। अब राणा सांगा के बाद राजा रतन सिंह शासक बने, लेकिन 1531 ईस्वी में उनकी भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। लेकिन राजा विक्रमादित्य और उनकी मां हड़ी रानी कर्मावती के व्यवहार से मेवाड़ के सामंत और जो जनता थी वहाँ की वो संतुष्ट नहीं थी। इसलिए महाराणा सांगा के पृथ्वीराज के औरस पुत्र बनवीर ने 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बनवीर चाहता था कि वही शासक बने, इसलिए उसने विक्रमादित्य की हत्या के साथ साथ उसके छोटा भाई बिल्कुल छोटा था बच्चा था जो उदय सिंह, उसको भी मारने की सोची और हत्या करने के लिए वो वहाँ से चल दिया। पन्नाधाय को जब इस बारे में पता चला तो पन्नाधाय
उदय सिंह की धात्री माँ थी और उन्होंने रानी कर्मावती के जौहर के बाद उदय सिंह का सार संभाल की जिम्मेदारी उसी की थी। जब बनवीर हत्या के उद्देश्य से चित्तौड़ के किले में पन्ना धाय के आवास कुंभल महल में पहुंचे, तब पन्ना ने अपनी पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटा दिया और उदय सिंह की जान बचाई। वहां से पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर के देवलिया की जागीरदार राम सिंह के पास गई और वहां से कुंभलगढ़, जहां पर उदय सिंह जो कुंभलगढ़ के किलेदार थे आशा शाह देपुरा, उनके भांजे बनकर बड़े हुए। इस प्रकार पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। नेक्स्ट है मीराबाई। भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौड़ वंश के राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ ग्राम कुर्की में हुआ। कुड़की ग्राम में हुआ। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त में रम गई थी। उनका कहना था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। सन 1519 ईस्वी में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। पिता रतन सिंह और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मीराबाई ने अपना संपूर्ण ध्यान कृष्ण भक्ति में ही केंद्रित कर लिया। मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य ने मीराबाई को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, परंतु मीरा ने कृष्ण भक्ति में अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। पहले अपने पिता के घर मेवाड़ और फिर उसके बाद वृंदावन चली गई। उन्होंने अपना अंतिम समय द्वारिका में व्यतीत किया। मीरा की भक्ति का मूल आधार भाव और श्रद्धा थी। मीरा एक सगुण उपासक थी। कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के बाद उन्होंने कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ज्ञान पक्ष के स्थान पर सहज भक्ति को अधिक महत्व देती थी। तो ये पार्ट 3 यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर आप अभी नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।